ये विधानसभा है गोरियाकोठी विधानसभा। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है और इस सीट में जनता किसे चुनती रही है और क्या किसी खास परिवार का दबदबा है या फिर किसी पार्टी का दबदबा रहा है। रंजन जी, अगर गोरियाकोठी को स्कैन करते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पर अगर बीजेपी जीत रही है तो उसी का दबदबा रहा है या फिर कुछ फेरबदल हुआ है या फिर किसी खास परिवार का दबदबा यहाँ दिखा है? देखिए, जब आप गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र को देखिएगा तो जो आपने तीन बातें कही वो तीनों दिखती हैं। जैसे इधर पिछले हाल के वर्षों में अगर हम 2000 के बाद 2005 से देखें तो बीजेपी का दबदबा इस सीट पर दिखता है और पहले किसी और का दबदबा दिखता है, और इसके साथ ही यहां पर एक परिवार का भी दबदबा दिखता है। और ये तीनों ही बातें आप गोरियाकोठी विधानसभा सीट के लिए कह सकती हैं। गोपालगंज की सीमा से सटा हुआ है गोरियाकोठी और 1967 में यहां पहला चुनाव हुआ था। पहले 5 चुनाव में कांग्रेस नामधारी पार्टियां चुनाव जीतती रहीं, जिसमें कांग्रेस को 4 बार और 1 बार लोकतांत्रिक कांग्रेस ने भी यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन 1985 में बीजेपी ने इस सीट को जीतकर सबको चौंका दिया। इससे पहले 1980 में बीजेपी यहां दूसरे स्थान पर रही थी, तब भी लोग चौंके थे। और फिर 1990 आता है और मैं हमेशा कहता हूं कि 90 के बाद बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में चली गई, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ तो कांग्रेस के जो आपको पिछड़ी जाति के वोट थे, मुस्लिम वोट थे, वो सारे वोट जो है वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गए और जो सामान्य जाति के वोटर्स थे वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाते चले गए। एग्जैक्टली गोरियाकोठी में भी वही हमें देखने को मिलता है। आप देखिएगा कि 1990 में जनता दल ने सीट जीती और फिर जनता नामधारी पार्टियों को यहां पर सफलता मिलते रही, उनकी जड़ें मजबूत होती रही, बीजेपी ने भी जोर लगाया और 2005 से बीजेपी मुख्य मुकाबले में आ गई। और तब से अगर आप गोरियाकोठी को देखें तो यहां बीजेपी वर्सेस आरजेडी ही देखने को हमें मिलता है, जिसमें बाजी कभी बीजेपी के हाथ तो कभी आरजेडी के हाथ लगती है। जैसा आपने शुरू में कहा कि क्या किसी परिवार का भी यहां पर दबदबा रहा है, तो एक परिवार का यहां पर दबदबा रहा है और उसी परिवार के सदस्य अभी गोरियाकोठी के विधायक भी हैं। यहां से देवेश कांत सिंह जो हैं वो अभी विधायक हैं। इनके पिता भूमेंद्र नारायण सिंह चुन्नू बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो भी यहां पर जीते और उनके दादा कृष्णकांत सिंह गोरियाकोठी के पहले विधायक थे। हालांकि कृष्णकांत सिंह के पिता भी राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो एक तरह से चौथी पीढ़ी इस परिवार से जो है राजनीति में है। और जहां तक इस विधानसभा क्षेत्र की बात है तो ये तीसरी पीढ़ी है जिसने इस सीट को जीता है। 14 चुनाव अब तक गोरियाकोठी में हुए हैं, जिसमें से 6 बार ये सीट इसी परिवार के पास रही है। अब अगर हम यहां पर जो 14 चुनाव हुए हैं उसमें देखें कि किस पार्टी के हाथ कितनी सफलता आई है, तो कांग्रेस ने यहां से 4 बार जो है चुनाव जीता है, लेकिन वो आखिरी 1980 में है। उसके बाद कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। लोकतांत्रिक कांग्रेस को 1 बार यहां से जीत मिली है। बीजेपी यहां से 4 बार चुनाव जीती है, जिसमें एक तो 1985 वाली थी जिसे मैं सरप्राइजिंग कहता हूं। उस समय इंद्रदेव प्रसाद जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इंद्रदेव प्रसाद जो है बाद में 3 बार और चुनाव जीते, जिसमें जनता दल और 2 बार आरजेडी के टिकट पर भी वो चुनाव जीते। तो ये यहां पर दिखता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आरजेडी को 3 बार सफलता मिली है, जिसमें से 2 सफलता तो आपको इंद्रदेव प्रसाद ने ही आरजेडी को दिलाई है और 1 बार सत्यदेव प्रसाद सिंह यहां से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। जनता दल को 2 बार यहां पर कामयाबी मिली है। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें, उससे पहले हम यह बता देते हैं कि सबसे ज्यादा बार चुनाव किसने जीता, तो सबसे ज्यादा बार इंद्रदेव प्रसाद ने जीता, 4 बार। कृष्णकांत सिंह जो कि यहां के पहले विधायक हैं, जिनके बेटे यहां पर विधायक बने और अब उनके पोते यहां पे विधायक हैं, वो भी
3 बार यहां से चुनाव जीतने में जो है वो सफल रहे। भूमेंद्र नारायण सिंह जो कृष्णकांत सिंह के बेटे थे वो 2 बार जीते। देवेश कांत सिंह जो कि भूमेंद्र नारायण सिंह के बेटे हैं वो 1 बार जीते और इसके अलावा अजित कुमार सिंह को भी 2 बार सफलता मिली है। अब आखिरी 3 चुनाव अगर हम यहां पर देखें तो 2010 में हम आते हैं। भूमेंद्र नारायण सिंह यहां पर कृष्णकांत सिंह के बेटे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले 2005 फरवरी में भी जो है वो चुन्नू बाबू चुनाव जीते थे यहां से, लेकिन फिर अक्टूबर में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो 2010 में भूमेंद्र नारायण सिंह खड़े थे, उनके सामने इंद्रदेव प्रसाद ही चुनावी मैदान में थे और यहां पर सत्यदेव प्रसाद सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो निर्दलीय थे। और धर्मेंद्र कुमार वर्मा कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी यहां पर दिया था। एक चतुष्कोणीय मुकाबला होता है जिसमें भूमेंद्र नारायण सिंह को आते हैं 42,533 वोट, मतलब कि 34.07%, और इंद्रदेव प्रसाद जो कि सिटिंग विधायक थे 28,512 वोट लाते हैं, मतलब कि 22.84%। निर्दलीय सत्यदेव प्रसाद सिंह को आते हैं 11,782 वोट, मतलब कि लगभग 9.5% वोट, और धर्मेंद्र कुमार वर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको मिला 10,192 वोट, मतलब कि 8.17% वोट। तो भूमेंद्र नारायण सिंह ने इंद्रदेव प्रसाद से पिछली हार का हिसाब चुकता किया और उन्होंने जो है 14,021 वोटों की जीत यहां पर दर्ज की। फिर 2015 आता है। 2015 में भूमेंद्र नारायण सिंह के बेटे देवेश कांत जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके सामने इस बार आरजेडी ने सत्यदेव प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। अब यहां पर जो देवेश कांत सिंह हैं उनको 63,314 वोट आए, मतलब कि 38.14%। सत्यदेव प्रसाद सिंह को आए 70,965 वोट। तो एक क्लोज फाइट थी, आमने सामने की फाइट थी, जिसमें 7,651 वोटों से आरजेडी के सत्यदेव प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे और देवेश कांत सिंह को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2020 आता है। बीजेपी एक बार फिर से देवेश कांत सिंह पर ही जो है भरोसा जताती है, तो आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। सत्यदेव प्रसाद सिंह की जगह उन्होंने नूतन देवी को चुनावी मैदान में उतारा। तो सत्यदेव प्रसाद सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से मैदान में उतर गए। हालांकि वो कोई भी इंपैक्ट छोड़ पाने में असफल रहे। देवेश कांत सिंह फिर से आमने सामने का मुकाबला था। उनको आए 87,368 वोट और आरजेडी की नूतन देवी को आए 75,477 वोट। तो देवेश कांत सिंह को जीत मिली 11,891 वोटों की। तो यहां पर यह सीट अभी बीजेपी के पास है और 2025 में अगर आप संभावितों की बात करें तो बीजेपी से पहला नाम देवेश कांत सिंह का ही आता है और पूरी संभावना है कि टिकट उन्हीं को मिलेगी। हालांकि कुछ एक और नाम भी फिजाओं में तैर रहे हैं, मनीष सिंह हैं, मेनका रमन है, लेकिन लगता है कि देवेश कांत सिंह ही रिपीट यहां पर बीजेपी की तरफ से किए जाएंगे। आरजेडी की बात करें तो यहां पर नूतन देवी का नाम सबसे पहले आता है। पिछला चुनाव लड़ी थी वो और एक बार फिर से जो है वो चाहेंगी यहां पर चुनाव लड़ना। हालांकि बीच में बहुत सारी बातें हुई लोकसभा के समय में। दरअसल ये शहाबुद्दीन के परिवार से क्लोज रही हैं और जब हिना साहब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का तो ये उनके प्रचार में भी लगी थी। तो इससे थोड़ी बहुत नाराजगी भी पार्टी को हुई थी, लेकिन अब चूंकि हिना साहब ही लौट आई हैं पार्टी में
तो ऐसी परिस्थिति में नूतन वर्मा की भी आरजेडी में वापसी हो चुकी है और मुझे लगता है कि चूंकि हिना साहब के क्लोज हैं तो ऐसी परिस्थिति में नूतन वर्मा को टिकट मिल सकता है, क्योंकि सिवान क्षेत्र में शहाबुद्दीन परिवार की सुनी तो जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। हालांकि इसके अलावा यहां पर राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा, उनका नाम भी बहुत चल रहा है। इसके अलावा एक रविंद्र राय हैं, पहले जो बसंतपुर विधानसभा था वहां से इनके जो पिताजी हैं मानिक चंद्र राय, वो कई बार के विधायक रहे थे, तो उनका भी दावा यहां पर है। कमलेश प्रसाद हैं, इंद्रदेव प्रसाद के बेटे, वो भी दावा ठोक रहे हैं यहां पर चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जो चर्चा सबसे ज्यादा है गोरिया कोठी को लेकर कि गोरिया कोठी सीट कांग्रेस एक्सचेंज करना चाहती है। दरअसल महाराजगंज सीट की अगर आप बात कीजिए तो वहां पर विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो सीट जो महाराजगंज की सीट है वो सीट आरजेडी जो है अपने पास रखना चाहती है। तो वैसी परिस्थिति में ये एक्सचेंज हो सकता है कि महाराजगंज आरजेडी लड़ जाए और गोरिया कोठी जो है ये सीट कांग्रेस को मिल जाए। लेकिन कांग्रेस के लिए तो मुश्किल होगी ना, अपनी जो विनिंग सीट है उसे छोड़कर उसके बाद फिर गोरिया कोठी में वो समीकरण बैठाना। देखिए गोरिया कोठी में भी चूंकि उसके पास कई उम्मीदवार हैं और जब अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर आपको रिंकू सिंह ने उनकी काफी मदद की थी और उन्हीं की पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी भूमिहार जाति से हैं। तो अखिलेश सिंह की बदौलत वो चाहेंगी कि उनको गोरिया कोठी में जो है वो टिकट मिल जाए। इसके अलावा एक अशोक सिंह हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं और चूंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है तो डॉक्टर के एहतेशाम हैं एक, वो भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और वो भी चाहते हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो अब देखना ये है कि क्या आरजेडी इस बात पर तैयार होती है, क्योंकि देखिए यहां तैयार आरजेडी को ही होना है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो चाहेंगे वही होगा। तो महाराजगंज सीट पर तो उनका दावा है ही, विजय शंकर दुबे उससे पहले मांझी से जीते थे, तो पिछली बार सीट शेयरिंग में मांझी गई तो फिर उनको महाराजगंज शिफ्ट किया गया था। अब महाराजगंज वो जीते हैं, अब इस बार वो सीट लेने की भी बात चल रही है। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ जो है वो होता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ जाते हैं कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है। तो जो एक अनुमान के अनुसार जो हम विश्लेषण करके एक आंकड़ा निकालने की कोशिश करते हैं उसे देखें तो जो एससी वोटर्स हैं गोरिया कोठी में वो 10.84% हैं और जो एसटी वोटर्स हैं वो 1.3% हैं, लेकिन मुस्लिम यहाँ पर 16.9% हैं वोटर, मतलब कि लगभग 17% के आसपास, और यादव जो हैं वो भी 16 से 18% के आसपास हैं। तो एक आप देखिए कि यहां पर 33 से 35% का ब्लॉक एमओआई का बनता हुआ दिखता है। सामान्य जाति में बात करें तो जो राजपूत हैं वो 7.5 से 8%, भूमिहार भी आपको इसी के आसपास होंगे 7.5 से 8, 8.5%, ब्राह्मण 5 से 5.5%। तो जो सामान्य जाति के वोटर हैं वो 21 से 23% के आसपास हैं। और कोयरी कुर्मी की अगर हम मिला दें, बातचीत करें, हालांकि कोयरी की संख्या यहाँ पर ज्यादा है कुशवाहा की, तो वो 9 से 10% का आंकड़ा आता है। और जो वैश्य वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 10.5 से 11.5% के बीच में। तो अगर आप देखिए तो सामान्य जाति के जो वोटर हो गए 21 से 23%, कोयरी कुर्मी 9 से 10%, और वैश्य जो हैं वो 10.5 से 11.5%। तो ये 43-44% का आंकड़ा जो है वो एनडीए का पहुंचता दिखता है। इसीलिए यहां पर आरजेडी की हमेशा कोशिश रही है कि वो
वो प्रत्याशी का जब चयन करे तो जो एनडीए को ट्रेडिशनली वोट करने वाले ब्लॉक हैं उसमें से वो उम्मीदवार का चयन करे। जैसे पिछली बार उन्होंने नूतन देवी को चुनावी मैदान में उतारा था, वो कुशवाहा जाति से हैं। उससे पहले सत्यदेव प्रसाद सिंह उतरे थे, तो वो जो हैं आपको राजपूत जाति से हैं। तो ये कोशिश जो है ये होती है। अब देखना है कि इस बार क्या होता है। अब इस बार भूमिहार कैंडिडेट बनते हैं या फिर से कुशवाहा कैंडिडेट यहां पर आरजेडी देता है, तो ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला यहां भी बहुत रोचक होगा क्योंकि दोनों ही ब्लॉक स्ट्रांग दिखता है और दोनों ही तरफ से पूरा जोर लगाया जाएगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखें कि जो एमओआई का अगर ब्लॉक 33 से 35% के आसपास बनता है तो नूतन देवी को प्रत्याशी बनाने का असर यह था कि वो 39.4% मतलब 4-4.5% का इजाफा इस वोट में हुआ। और जब वही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था तो वो आंकड़ा 42.75 मतलब 43% पहुंच गया था। तो इसका मतलब यह है कि कोयरी कुर्मी का वोट जो है वो उससे 2015 में ज्यादा शिफ्ट हुआ था। तो अब इस बार देखना है कि क्या कुछ होता है। तो गोरिया कोठी एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। अब इसमें देखना यह है कि बाजी किसके हाथ लगती है। तो ये गोरिया कोठी का मुकाबला था और बहुत रोमांचक यहाँ का मुकाबला होने वाला है। क्या सीट एक्सचेंज के बाद अब किसे ये सीट इंडिया ब्लॉक में मिलने वाली है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कैंडिडेट कौन होगा इस पर भी नज़र बनी रहेगी और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे।